लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर फोर्स हमारी कांस्टेंट है और जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करती है वो टाइम जो है दैट इज वेरी स्मॉल, या फोर्स हमारी वेरिएबल है, ठीक है, टाइम स्मॉल है या लॉन्ग है, तो उन केसेस में फोर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इम्पल्स मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इम्पल्स और उसकी एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पल्स है क्या। इम्पल्स बेसिकली अगर हम कहें, दिस इज द मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के एक्शन को मेजर कर रहे हैं हम, फोर्स को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फोर्स का एक्शन मेजर करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम for which it acts, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स अगर एफ मान लें, एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। इट कौन? फोर्स की बात करें हम, तो इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एफ इंटू टी होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी and acts in the direction of force, ठीक है। अब साथ के साथ इसकी हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बात कर लें। अगर डायमेंशन की बात करें तो आपको पता है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। टाइम की डायमेंशन टी, तो इम्पल्स की डायमेंशन क्या होंगी, एम एल टी माइनस वन। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इम्पल्स की डायमेंशन है, ओके। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स अगर सीजीएस सिस्टम में ले, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, और टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है। और डाइन किसके इक्वल होता है, हमें पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है वो हम सीजीएस में ग्राम में लेते हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सीजीएस में इसकी यूनिट्स क्या होंगी इम्पल्स की, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर था, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये डाइन इंटू सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। टाइम सेकंड में ही होता है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इसको न्यूटन को हम लिख सकते हैं, यहाँ मास जो है किलोग्राम में होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन जहाँ सेंटीमीटर में है वहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इम्पल्स की यूनिट हमारी हो जाएंगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये इनटू सेकंड है, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट्स और डायमेंशंस मैंने आपको इसकी बता दी। अब इम्पल्स को मेजर कैसे करते हैं, इसमें दो केसेस ले लेते हैं। पहले हम केस लेंगे व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट,
अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो इस केस में इम्पल्स क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स, या इट एक्ट्स। इट हमारा फोर्स ही है, डेफिनेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। ये मैंने अलग से आपको इसलिए बता दिया कि हमें अभी यहाँ पे मेजर करना है, इसलिए इसको बता दिया। डेफिनेशन विल रिमेन सेम, ओके। नाउ अगर F इज द फोर्स अप्लाइड, जो कि इस केस में हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, एंड T इज द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स। तो अगर मैं एफ टी ग्राफ यहाँ ले लेता हूँ, टाइम जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और फोर्स वाई एक्सिस पे ले ली, ठीक है। अब फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है, तो सपोज करो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ये फोर्स कांस्टेंट है इतने टाइम के लिए, ठीक है। ये T1 और ये टाइम T2, ठीक है। T1 से T2 ये फोर्स हमने कांस्टेंट ले ली, ये यहाँ तक फोर्स हमने ले ली F, ओके। ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F जो होती है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया और इसको 1 ले लिया, F इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। सो फ्रॉम हियर F इंटू dt इक्वल टू dp, ठीक है। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, F इंटू डी टी इक्वल टू डी पी, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो टाइम है जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T1 से T2, ठीक है। टाइम यहाँ हो गया T1 से T2, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी इसके, ठीक है। अब जो मोमेंटम है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, हम मान लेते हैं लेट फॉर टाइम T1 मोमेंटम इज P1 एंड फॉर T2 मोमेंटम इज P2। वेक्टर साइन लगाएंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा P1 से P2 लिमिट आ जाएगी इसकी, एंड दिस इंप्लाइज F मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेंगे इससे इंटीग्रेशन से। सो दिस विल बी dt T1 टू T2 एंड दिस इज इक्वल टू P1 से P2 dp, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, T1 से T2 और यहाँ क्या आएगा P1 से P2, ठीक है। अब ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आया, F इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाते रहेंगे, ठीक है। P2 माइनस P1। नाउ ये T2 माइनस T1 को हमने क्या कहा था, टाइम, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने क्या माना था, T। तो इसको हम लिख लेते हैं F इंटू टी इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। F इंटू टी इक्वल टू P2 माइनस T1। तो ये इंपल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स आ गया, ये किसके इक्वल है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। सो यहां से हम लिख लेंगे दिस इज इंपल्स, इंपल्स इक्वल टू
टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ये हमारा इंपल्स आ जाता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स इनटू टाइम है, ठीक है। यहां से आप देखो, ये साइड इसकी, अगर मैं ये रेक्टेंगल ले रहा हूं, ये साइड इसकी फोर्स है, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरिया हो गया इतने इस कर्व का, ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फोर्स इंटू टाइम ले लिया हमने, ठीक है। सो यू कैन से इम्पल्स is equal to area under the force time ग्राफ। जो फोर्स टाइम ग्राफ लेंगे हम, उसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स। तो कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है सीधा कि इम्पल्स क्या होता है, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। बी पार्ट है इम्पल्स ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है उस केस में T1 T2 एफ डी टी ये इम्पल्स हो गया, और F हमारे पास यहाँ F इज वेरिएबल फोर्स, ठीक है। और टाइम जितने टाइम के लिए एक्ट करते हैं, F यहाँ पे ये वेक्टर मैंने दिखाया, F इज द वेरिएबल फोर्स। और अगर फोर्स टाइम ग्राफ ले हम, ठीक है, ये साइड ये एक्सिस पे फोर्स ले लिया, इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। सपोज ये हमारी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स इस तरह से है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी मान लेता हूँ, ये सी, ठीक है। तो इसके कर्व के अंडर जो एरिया होगा ए बी सी ए, ये हमारा इम्पल्स देगा जब फोर्स वेरिएबल है। सो इन दिस केस impulse will be equal to area under the force time graph, that is A B C A, ये मैंने जो दिखाया है, इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा दैट विल गिव इम्पल्स। अभी जो हमने ड्राइव किया था, इम्पल्स इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम इसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज इम्पल्स इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। नाउ एप्लीकेशंस ऑन द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के बेस पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं, अ क्रिकेटर हैज टू लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। क्रिकेट आप सबने खेला होगा या देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, जब कोई क्रिकेटर या प्लेयर बॉल आती है उसकी तरफ, तो कैच कैसे करता है, वो बॉल को ऐसे लेके आता है। जब बॉल उसके हाथ में आती है तो वो इस तरह से अपने हाथ पीछे करता है, नीचे की तरफ हाथ क्यों करता है वो, ठीक है। इसका रीजन हम आपको बताएंगे। इम्पल्स मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1, ठीक है। नाउ इस T को अगर मैं यहां से नीचे ले जाऊं तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इसके बेस पे हम ये सारी एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेटर जब अपने हाथ पीछे लेके जाता है, ऐसे हाथ डाउन करता है, बॉल के साथ साथ डाउन करता है, तो क्या कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग द टाइम। तो टाइम बढ़ जाता है,
टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब हाथ को कैच करते टाइम पीछे लेके आता है तो टाइम बढ़ जाता है। तो जब टाइम यहां से बढ़ेगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम लगेगी और हमारे हाथों पे या जो क्रिकेटर बॉल को कैच कर रहा है उसके हाथ पे चोट कम लगेगी, इसलिए वो हाथ को ऐसे पीछे ले जाता है ताकि कंफर्टेबली बॉल को कैच कर सके। ठीक है। सेकंड है, इट इज लेस डेंजरस टू जंप फ्रॉम ए हाई वॉल ऑन अ लूज अर्थ देन ऑन टू अ कंक्रीट सरफेस। अगर कोई बच्चा किसी दीवार से फर्श पे कूदता है, ठीक है, और सेम दीवार से वो दूसरी तरफ सपोज करो कच्ची आपकी मिट्टी है या कोई रेत पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कूदेगा तो जब मिट्टी के ऊपर कूदेगा वहां उसको चोट कम लगेगी और जो जहां कंक्रीट सरफेस है उसके ऊपर जब कूदेगा तो उसको चोट ज्यादा लगेगी। ऐसा क्यों होता है? अगेन ये दो केस ले रहे हैं हम, एक तो लूज अर्थ मान लो और एक ये कंक्रीट सरफेस। दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम तो सेम होगा, ठीक है, यानी क्या होगा हमारा, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो जब लूज अर्थ की बात करते हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, रेत की बात कर रहे हैं जहां पे जंप कर रहा है बच्चा, तो उस केस में जब बच्चा जंप करता है तो क्या होगा, वहां पे वो मिट्टी थोड़ा नीचे प्रेस होगी, ठीक है। जब ये नीचे प्रेस होगी तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू कंक्रीट सरफेस। कंक्रीट सरफेस पे या जो पत्थर है, फर्श है, उसके ऊपर जब बच्चा जंप करता है तो एकदम से वो रेस्ट पे आएगा, ठीक है, एकदम से वो रेस्ट पे आएगा तो यहां पे टाइम जो है वो कम होगा, ठीक है। यहां लेकिन इस केस में ये टाइम बढ़ गया, ठीक है। जो टाइम है, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, वो टाइम बढ़ जाता है जब सरफेस लूज है। इसलिए जो कंक्रीट सरफेस पे जब बच्चा जंप करता है तो उसको ज्यादा चोट लगेगी एज कंपेयर टू लूज सरफेस। नेक्स्ट है, बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू बोगीज ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन की आपने डिब्बे देखे होंगे, वो आपस में जब जहां कनेक्टेड होते हैं बफर उनके बीच में दिए होते हैं, बफर्स, ठीक है। तो बफर्स का काम क्या है, अगेन जब एकदम से ट्रेन स्टॉप करेगी तो क्या होगा, उसके पिछले जो डिब्बे होंगे वो तो मोशन में होंगे, वो आगे की तरफ उसको धक्का देंगे, ठीक है। बफर्स का काम क्या है कि वो जो है टाइम को बढ़ा देगा। तो जब कोई स्टेशन आता है, ट्रेन ब्रेक लगाती है, तो वो जो बफर्स होते हैं वो फोर्स के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, ठीक है। कम क्यों कर देते हैं, अगेन ये टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो फोर्स के इम्पैक्ट को कम कर देंगे, जो अंदर डिब्बों में जो बोगीज में पैसेंजर होंगे उनको कम जर्क लगेगा, झटका कम लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये बफर्स दिए होते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल इज प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग्स। कारें, मोटरसाइकिल, इवन आजकल साइकिल्स में भी शॉकर्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, शॉकर्स में आपने देखा होगा स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई खड्डा आता है तो स्प्रिंग क्या करते हैं, स्प्रिंग प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो एकदम से जो वहां पे झटका लगना होता है, एकदम से जो खड्डे में नीचे जाना चाहिए था व्हीकल, वो अब नीचे एकदम से नहीं जाएगा। वो क्या करेंगे, शॉकर जो है उस इंपैक्ट को कम कर देंगे। उस इंपैक्ट को कैसे कम करेंगे, वो अगेन दे विल इंक्रीज दिस टाइम, ठीक है, वो उस टाइम को इंक्रीज कर देंगे। टाइम इंक्रीज होगा तो ये फोर्स का इंपैक्ट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ बिफोर पैकिंग टू अवॉइड ब्रेकेज। चाइना वेयर्स या ग्लास का सामान होता है जो, ठीक है, कांच के बर्तन होते हैं या चाइना वेयर होते हैं जो, उनको क्या करते हैं हम, पेपर में रैप कर देते हैं या स्ट्रॉ जो होता है उसमें रैप कर देते हैं, ठीक है, पैकिंग से पहले, उसके बाद पैक करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जब यहाँ से वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे या कहीं हम कैरी करके ले जाएंगे तो वो जो है
जर्क की वजह से या आपस में ही अपने ही कांटेक्ट से वो टूट ना जाए, इसलिए वो हम पेपर में या स्ट्रॉ में उनकी रैपिंग कर देते हैं। अगेन इसका पर्पस क्या है, वो इम्पैक्ट जो है फोर्स का इम्पैक्ट कम कर देता है। कैसे? जो भी उनके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, वो टाइम उसका बढ़ा देता है। टाइम कैसे बढ़ाएगा? बीच में पेपर आ जाएगा या स्ट्रॉ आ जाएगा, तो कांच तक आते आते फोर्स कम हो जाएगी। इस वजह से हम उनकी पैकिंग जो है पेपर में या स्ट्रॉ में करते हैं।